गुड इवनिंग। कल हमने बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट किया था, डे फॉर यस्टरडे इनफैक्ट। विल कंटिन्यू विद दैट। मैंने कहा था कि विल ट्राई टू स्टार्ट विद द राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। आज राइटिंग प्रैक्टिस का थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। विल ट्राई टू फिनिश ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कंसेप्चुअल डिस्कशन। राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे, राइट? और मेरे हिसाब से प्रीलिम्स हर कॉलेज के लगभग 8 या 9 तारीख तक खत्म हो रहे हैं, राइट? 10 तारीख तक। और द टाइमिंग्स, ठीक है, मैं इस तरह से सोच रहा था कि 4 से 6:30 कर लूँ। कल मेरा अकाउंट्स का रिवीजन खत्म हो जाएगा, तो फ्रॉम डे आफ्टर वी कैन हैव द सेशन फ्रॉम 30 to 7 और 4 to 6, 4 to 7 something like that, with a break of 10 minutes in like that we'll be able to finish। मेरा टारगेट ऐसा है कि मैं 12 तारीख तक फिनिश कर दूं, इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग इट टिल 16th of January। 12 जनवरी तक अगर हम लोग खत्म कर पाए तो जस्ट ट्राइंग टू डू, राइट? चलिए, आ जाते हैं हम लोग बिजनेस सर्विसेज के अगले पार्ट पे। कल हमने डिस्कस किया था द फर्स्ट पार्ट, दैट वाज बैंकिंग, और साथ ही साथ हमने कंप्लीट किया था द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। कंसेप्ट्स सारे के सारे सर्विसेज के कंप्लीट कर लेंगे, एक्सेप्टिंग द कम्युनिकेशन और समथिंग लाइक दैट। बाकी सारे तो हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। तो नाउ लेट मी कम टू द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस। 3 तरह के इंश्योरेंसेस जो हम लोग लेते हैं: लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली द कवरेज इज ऑफ लाइफ, प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट मेडिकल इंश्योरेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस एंड द लाइफ इंश्योरेंस। मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस में केवल आपका मेडिकल एक्सपेंस या हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपका खर्चा आता है वो कवर होता है, वेयर एज इन द लाइफ इंश्योरेंस इट इज द लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। दैट इज ओनली इट विल गेट मैच्योर्ड इफ देयर इज अ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट हुज लाइफ दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस इज टेकन, और ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म विच एवर इज अर्लियर। मान लो मैंने कोई एंडोमेंट पॉलिसी ले रखी है। एंडोमेंट इज जिसमें हमको पैसा वापस मिलता है आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एंडोमेंट पॉलिसी। अगर मैंने 20 साल की एंडोमेंट पॉलिसी ले रखी है तो 20 साल तक if I survive, then in that case at the end of 20th year I'll be getting the maturity value or the sum assured from the insurance company. Whereas if before 20 years there is a death of the insured, then in that case the insured's family will be getting the whole sum assured against that particular insurance. तो इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है होल लाइफ पॉलिसी। ये आप अपनी जिंदगी चलने तक इसका प्रीमियम भरते रहोगे और इसकी ये पॉलिसी चलती रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होल लाइफ पॉलिसी। Generally speaking, a whole life policy has the existence till the 70th years age of the individual। हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती है 72 साल, और इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज देती है अप टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। तो 70th ईयर तक की ये पॉलिसी नॉर्मली चलती है। होल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इज इंश्योर्ड, द रेट ऑफ प्रीमियम विल बी लो। क्यों? क्योंकि आप बहुत समय तक इसका प्रीमियम भरते रहोगे। जब तक इंश्योर्ड की डेथ ना हो जाए तब तक ये पॉलिसी का पैसा मिलेगा नहीं। पॉलिसी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द नॉमिनी मैंडेटरीली। मतलब वो बंदा अगर सरवाइव कर गया, सपोज 100 मार गया, सेंचुरी हो गई, तो उसके घर वालों को पैसा नहीं मिलेगा। 70 क्रॉस कर गया, पॉलिसी मैच्योर हो गई, कोई पैसा नहीं मिलेगा। देन टर्म पॉलिसी, दिस इज सिमिलर टू द होल लाइफ पॉलिसी, पर इस पे क्या है, टर्म स्पेसिफाइड है। मैं अगर एट द एज ऑफ 35 कोई पॉलिसी लेता हूं, कोई इंश्योर्ड अगर एट द एज ऑफ 35 पॉलिसी लेता है एंड इफ ही हैज टेकन द पॉलिसी फॉर 25 ईयर्स, तो वो पॉलिसी उसकी एज की 60 ईयर्स तक ही चलेगी। आफ्टर दैट द पॉलिसी विल नो मोर बी इन एग्जिस्टेंस। और इसमें भी आपको 25 साल तक के प्रीमियम भरते रहना पड़ेगा। जैसे होल लाइफ पॉलिसी में आप हर साल प्रीमियम भरते हो, वैसे यहां भी आपको हर साल प्रीमियम भरते रहना पड़ेगा। पर
गिवन टर्म में अगर इंश्योर्ड की डेथ नहीं होती है, द पॉलिसी कम्स टू एन एंड, आफ्टर दैट यू डू नॉट गेट एनी अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। टर्म पॉलिसी का प्रीमियम होल लाइफ पॉलिसी से कम होता है। रीजन क्या? होल लाइफ पॉलिसी में पूरी जिंदगी कवर्ड है। ऑफ कोर्स आफ्टर अ पर्टिकुलर एज अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू डाई, यस और नो? तो आजकल तो मतलब सिचुएशन ही छोड़ दो, बट देयर इज द केस। सो इफ अप टिल द पर्टिकुलर एज इफ द पर्सन इज गोइंग टू सर्वाइव, दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और वहां तक के आप पॉलिसी कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो ऑफकोर्स कंपनी प्रीमियम ज्यादा मांगेगी। Whereas when the term policy is there, specified term covered है, और इसी वजह से इसकी प्रीमियम भी कंपैरेटिवली कम होती है। पॉलिसी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, प्रीमियम ऑफ द टर्म पॉलिसी इज लोएस्ट। ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, द नॉमिनी गेट्स द मैच्योरिटी वैल्यू। अगेन इस पॉलिसी में भी मैं अगर इंश्योर्ड अगर टर्म तक के सर्वाइव कर गया, मैंने 25 साल की पॉलिसी ले रखी, अप टिल 65 सर्वाइव, आई डोंट गेट एनी मनी अगेंस्ट। क्यों? इट इज अ टर्म पॉलिसी। मतलब ये कि टर्म पॉलिसी या होल लाइफ पॉलिसी में द प्रीमियम पेड इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। इट इज नॉट व्हाट यू आर क्रिएटिंग इन द फॉर्म ऑफ एन असेट, इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर यू। देन मनी बैक पॉलिसी, ये आजकल बहुत लोग नहीं लेते हैं और ना ही यूज की जाती है। क्यों? पहले जब इंश्योरेंस नया कंसेप्ट आया था, उस समय पे बहुत लोगों को इंश्योरेंस पे भरोसा ही नहीं था। हमारे पैसे लेके भाग गए तो, भले एलआईसी है, गवर्नमेंट का बैकिंग, गवर्नमेंट द्वारा इनकॉर्पोरेट की गई ऑर्गेनाइजेशन, अब तो थी एलआईसी और कोई ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, फिर भी लोगों को भरोसा नहीं आता था। एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट एलआईसी डिड, दे ब्रॉट द कंसेप्ट कॉल्ड एज मनी बैक पॉलिसी, कि आप प्रीमियम भरते रहिए आफ्टर एवरी 5 years, 10 years, 15 years, 20 years और 3, 6, 9, 12, 15, 18 years आपका भरा हुआ प्रीमियम आपको वापस भी दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मनी बैक। एंड दैट्स व्हाई दीज पॉलिसीज आर कॉल्ड एज मनी बैक पॉलिसीज। ये सबसे कॉस्टलीएस्ट पॉलिसीज थी। क्यों? ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे ऊपर दया धर्म करने के लिए कंपनी नहीं चला रहे, वो अपने लिए पैसा कमाने के लिए पॉलिसीज चला रहे थे। तो इन दैट केस दे वुड ऑब्वियसली बी चार्जिंग मोर प्रीमियम, क्योंकि आपको पैसा वापस देना है और आपका रिस्क भी उठाना है ना, जो इंश्योर्ड है उसकी जान का रिस्क भी तो उठाना है। दैट्स व्हाई द प्रीमियम ऑफ मनी बैक पॉलिसी इज ऑलवेज हाईएस्ट। प्रोवाइड्स अ रेगुलर पे बैक ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, गारंटीज full maturity value on completion of the term, generally available for a period of 12, 15, 20 and 25 years. Then retirement plans, SM sir wale, the plan that you have taken, the policy that you have taken for the purpose of your own retirement, you have decided the age of retirement, that I want to retire at the age of 52, I want to retire at the age of 60, I want to retire at the age of 100, whatever, depends from person to person. जो भी आपने रिटायरमेंट की एज तय कर रखी है, या फिर अप टिल द एज ऑफ 58 जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट की रिटायरमेंट वाली, उस एज तक आप पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करते रहते हो, और उसके बाद एज अ रिटायर्ड पर्सन जैसे उसको पेंशन दी जाती है, वैसे ही आपकी पॉलिसी के एक्यूमुलेटेड पैसे में से उस पे से जो अर्निंग होती है वो आपको रीपे की जाती है ऑन अ रेगुलर बेसिस। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान, इनकम रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट, द कॉर्पस ऑन मैच्योरिटी इज इन्वेस्टेड। मतलब ये मान लो मैंने जैसे हम लोग एसआईपी करते हैं, मान लो आपकी एज में अगर मैंने 50,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती, तो आज की एज में आपकी एज है 18 और एन एवरेज 17, वहां से मेरी एज तक 44, यहां तक अगर मैंने एसआईपी की होती ना, 26 साल होते हैं, राइट? 26 होते ना, हाँ, 26 साल तक की अगर मैंने एसआईपी की होती ना, 50,000 रुपए की आज की वैल्यू 50,000 60 6 लाख इंटू 24, 6 होते हैं लगभग 1,56,00,000, 1,56,00,000 रुपए इन्वेस्ट होते मेरे इन टोटल। उसकी आज की वैल्यू होती सिर्फ 6 करोड़ रुपए। क्यों? एट दैट टाइम द मार्केट वाज वेरी लो, टुडे द मार्केट इज एट वेरी पीक। 6 करोड़ रुपए कीमत होती। अब मेरा कॉर्पस बन गया 6 करोड़ रुपए का, वो 6 करोड़ मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और मैंने जो पोर्टफोलियो मैनेजर है ना, जिसके थ्रू इन्वेस्ट किया, उसको बोला भाई मेरे को साल में 12% देना, मतलब मुझे हर साल 72 लाख रुपए चाहिए, मेरा 6 करोड़ एज इट इज बना रहेगा, मेरे को उसमें से हर महीने 6 लाख रुपए ट्रांसफर करते रहिए, 72 लाख रुपए साल के, 6 लाख रुपए महीना। तो
So you will keep paying me 6 lakh rupees. The same way the retirement plan comes. But पैसा वापस कभी नहीं आता, एक्सेप्टिंग दैट मंथली और एनुअल पेमेंट जो आपका तय हुआ है. अब सपोज मैंने एनुअल पेमेंट तय किया 72 लाख रुपए, तो मेरे इन्वेस्टमेंट में 72 लाख मिल रहे हैं ना मेरे को, मेरा इन्वेस्टमेंट तो मेरे ही पास होनी चाहिए ना. कल को जब मैं चाहूं तो आई कुड विड्रॉ दैट 6 करोड़ रुपीज और व्हाटएवर इज द बैलेंस इन दैट अकाउंट और नॉट. रिटायरमेंट प्लान में आप उस तरह से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो. और इसीलिए अगर आपको सच में इस तरह का प्लान बनाना है, मेक इट थ्रू द एसआईपी रूट एंड नॉट थ्रू द रिटायरमेंट प्लान. बहुत महंगे होते हैं कंपेरेटिवली, राइट. देन एंडोमेंट पॉलिसीज. व्हाट इज एंडोमेंट पॉलिसीज? जिसमें एक पर्टिकुलर टर्म खत्म होने के बाद में आपका पैसा वापस आता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंडोमेंट पॉलिसी. पॉलिसी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. द मैच्योरिटी वैल्यू इज पेड टू द इंश्योर्ड इफ सर्वाइव्स or to the nominee. The maturity value of the and means policy amount along with the bonus. आपको पॉलिसी के अमाउंट के साथ साथ, सपोज आपका 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड है, तो आपको मैच्योरिटी पे 1 करोड़ रुपए नहीं मिलता है, 1 करोड़ पर उसको प्लस उसके ऊपर बोनस, मतलब लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट दे हैव डन, डिपेंडिंग अपॉन द लॉयल्टी बोनस दैट दे हैव डिसाइडेड, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर रीपेड. देन एन्युइटी पॉलिसी. ये रिटायरमेंट पॉलिसी का एग्जैक्ट प्रतिवर्ती है, पर यहां क्या है, यहां आपको फिक्स सम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलना चालू हो जाता है. इसे आज की तारीख में कहा जाता है MIP, दैट इज मंथली इनकम प्लान्स. आप एक स्पेसिफिक टर्म, स्पेसिफिक पीरियड तक के, स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक पीरियड तक के इन्वेस्ट करते रहते हो, और उसके स्पेसिफिक पीरियड के बाद में आपके अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर करते रहती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन्युइटी प्लान. ये आपको रिटायरमेंट में क्या था, after the age of retirement you will start getting, but under the annuity plan what is going to happen, you deposit only for next 5 years, and from 7th year onwards, from 10th year onwards you will start withdrawing the money. That is why it is called as annuity plan. मतलब मेरे को मेरे रिटायरमेंट तक के रुकने की जरूरत नहीं है. मान लो मैंने टाटा AI की कोई पॉलिसी ली, सपोज 10 लाख रुपए हर महीने दे रहा हूं, सॉरी हर साल दे रहा हूं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years आई हैव गिवन देम 50 लाख रुपीस. अब ये 50 लाख का कॉर्पस तो उनके पास पहले से था, और ये 5 साल तक के और यूज करने मेरा कॉर्पस, तो उनके पास कॉर्पस की वैल्यू हो जाती है मान लो 1.25 करोड़ रुपए. अब वो 1.25 करोड़ में से एक फिक्स अमाउंट मेरे को देना चालू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मंथली इनकम प्लान, MIP, राइट. ऑफ कोर्स आफ्टर डिडक्टिंग देयर चार्जेस एक्सेट्रा. मेरे को पूरे के पूरे पैसे इन्वेस्टेड वापस नहीं मिलते, उसमें से वो लोग चार्जेस डिडक्ट करते हैं और उसमें से मुझे पैसा मिलना चालू होता है. प्रीमियम इज पेड इन लंप सम और इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स. ऑन कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड फिक्स्ड अमाउंट इज पेड टू द इंश्योर्ड. Annuity means fixed amount at the regular interval. Then savings come, sorry, child insurance, this is nothing but savings come investment plan. मतलब मैंने मेरे बच्चों के लिए अगर इंश्योरेंस ले रखा होता, राइट, इंश्योर्ड मैं हूं, मेरी लाइफ पे वो पर्टिकुलर पॉलिसी चल रही है, कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, इन दैट केस प्रीमियम भरना बंद, एंड माई किड्स व्हेन दे रीच द एज ऑफ एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट, दे स्टार्ट विड्रॉइंग द मनी अगेंस्ट दैट and they can get the money for the purpose of their education. मतलब मैं ये प्रोटेक्ट कर रहा हूं कि मेरे बच्चों का एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए, मैं ये प्रोटेक्ट कर रहा हूं कि मेरे बच्चों का जो आगे लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो पूरे होते रहे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन. एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट द चाइल्ड इज बोर्न. Some policies allow the immediate withdrawals, whereas majority of the policies give you the withdrawal only on maturity of the policy. Then ULIPs, ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा चलने वाली पॉलिसीज, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज. मतलब तुमसे पैसा लिया, उसमें से मोरेटोरियम चार्जेस, मतलब तुम्हारी लाइफ को जो सिक्योर करने के लिए चार्जेस है वो रिमूव किए, उसमें से उनका एक्सपेंस रेशियो, मतलब तुम्हारे भी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको जो मैनेज करना पड़ता है उसका एक्सपेंस रेशियो माइनस किया, जैसे म्यूचुअल फंड्स करते हैं, और जो बचा हुआ पैसा है वो तुम्हारे नाम पे इन्वेस्ट करते हैं. एंड देन उसका जो वैल्यू बनता है इन्वेस्ट करने के बाद में, जो वैल्यू बनता है वो तुम्हारी पॉलिसी की वैल्यू. मतलब ये कि मैंने सपोज लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फर्स्ट ईयर में मान लो उनका 10% का अलोकेशन था फॉर मोरेटोरियम एटसेट्रा, मतलब 90,000 रुपए उन्होंने मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट किए. अब 90,000 की वैल्यू अगर 3 साल बाद मान लो 4 लाख रुपए हो गई, तो मेरी पॉलिसी की वैल्यू, मेरी सम एश्योर्ड 4 लाख हो गई. अब ऐसे ही मैं 1 लाख रुपए तो हर साल इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं, तो हर साल जो मैं पॉलिसी में इन्वेस्ट करते जा रहा हूं, हर साल उसकी एनएवी कैलकुलेट होती है, नेट असेट वैल्यू, और मेरे पास जितने यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय द एनएवी, नेट असेट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ माय
पॉलिसी। तो ये डायरेक्टली मार्केट के साथ लिंक्ड होती है। अगर मार्केट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो आपकी पॉलिसी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। मार्केट अभी जो वो क्या आया, ह्यूमन क्या कुछ तो आया ना, हाँ HMPV, नाम ही जबरदस्त रखते हैं लोग, कहां से लेके आते हैं, इसीलिए तो मार्केट 500 पॉइंट नीचे गया आज। नहीं, निफ्टी सेंसेक्स कौन ट्रैक करता है। सो दिस इज द, सिर्फ एक बैड न्यूज आने की देर होती है। मतलब आज भी अगर सपोज आ जाए ना कि ट्रम्प तात्या वापस से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खत्म। 20 तारीख को सिर्फ टेक ओवर करने दो ट्रम्प तात्या को, तुम देखो मार्केट कैसा भागना चालू करता है। और फिर सीतारमन आएगी 1 तारीख को, आई प्रपोज, लोग ऐसे ही डर के भागते हैं, ये इसका प्रपोजल कौन एक्सेप्ट करेगा। सो पता चले प्रपोजल पे भी GST है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, so your insurance will be linked the investment, currently very popular as combine the benefits of insurance and mutual fund. Then the next one, that is marine policy. ये जब आप शिप के द्वारा ट्रैवल करवा रहे हो गुड्स या सर्विस, गुड्स या ह्यूमंस को, उस केस में जो इंश्योरेंस दिया जाता है दैट इज नथिंग बट मरीन इंश्योरेंस, राइट। सबसे पहले वॉयेज पॉलिसी। वॉयेज, व्हाट डू आई मीन बाय दिस टर्म, जिस पॉइंट पे शिप का एंकर पोर्ट से निकाला जाता है, वहां से वो शिप जब डेस्टिनेशन पोर्ट पे एंकर होती है, वहां तक का जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, उसे हम लोग वॉयेज कहते हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डी एंकरिंग टू द एंकरिंग, ड्यूरिंग दिस पीरियड, if there is any loss of goods, if you want to cover that, that is called as a voyage policy. तो क्या जरूरत है वॉयेज पॉलिसी की, शिप की तो है, पानी में आ ही रही है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। फॉरगेट अबाउट पायरेट्स, जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में दिखाते हैं वो सच में होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पेरियल्स ऑफ द सी, दैट इज ऑलवेज देयर। बट उसके अलावा शिप संक्स, वेरी नॉर्मल, जाते जाते अचानक शिप का वजन बढ़ जाता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेयर, जाते जाते शिप का वो वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ गया तो इससे क्या होगा, वो डूबने लगेगी। अब डूबने को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं पता है, दे आर ऑथोराइज्ड टू डू दैट, दे जेटिसन देयर शिप। जेटिसनिंग मींस व्हाट, दे थ्रो द गुड्स जस्ट लाइक दैट without looking at what it is, they just throw it, because human life is more important as compared to goods, so they just throw it। अब तुम्हारे गुड्स उसमें आ रहे थे और तुम्हारे गुड्स का हाथ लगा, फड़, कैन बी अ पॉसिबिलिटी और नॉट। या फिर वो कौन सी एरिया है वो, इराक वाली सुएज कैनल, स्विस नहीं, कोई तो कंट्री, सुएज कैनल बोलते हैं उसको, I'm not able to exactly remember it, the name of that, सुएज कैनल है, वो एकदम सीधी कैनल है, मतलब दो सीज को कनेक्ट करने के लिए ये कैनल बनाई गई है, इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। इसको मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने के लिए जो कैनल बनाई गई उसे सुएज कैनल ही बोला जाता है। ये कैनल क्या है पता है, इट्स अ काइंड ऑफ नॉर्मल रोड फॉर द शिप्स। यहां लिटरली शिप जाती है, फिर वहां से पानी बढ़ाया जाता है तो शिप ऊपर चली जाती है, फिर उसको आगे फ्लोट किया जाता है, फिर पानी घटाया जाता है, फिर वो आगे फ्लोट करती है, मतलब इट्स देयर इज अ काइंड ऑफ लिफ्ट फॉर द शिप्स, और वो कैनल में से आती है। अब हुआ यूं था, जब ये कोविड वगैरह सिचुएशन चल रही थी ना, तब सुएज कैनल में एक शिप ब्लॉक हो गई थी, रास्ते में टैंकर गिरते, काइंड ऑफ दैट, और इस वजह से almost for around 90 days the shipping companies were getting affected because of दोनों साइड पे ट्रैफिक ना, रास्ता छोटा है, वहां से और कोई शिप जा ही नहीं पा रही थी, तो इट वाज ट्रैफिक जाम। अब आपने कोई प्रोडक्ट रखा है जो 30 दिन तक की एक्सपायरी वाला है, आपकी शिप वहां से निकली, आगे जा ही नहीं पा रही है, इट विल ऑब्वियसली गेट रॉटन और रॉट।
So these all aspects do get covered under the voyage policy. Subject matter is insured for a specific voyage irrespective of time. Irrespective of time. आपने पैसा बचाने के लिए मान लो सोचा कि चलो यार 2 महीने का वॉयज होगा, अपन 1.5 महीने का पॉलिसी ले लेते हैं या 2.5 महीने का पॉलिसी लेके रखते हैं, चलो 15 दिन एक्स्ट्रा। क्यों? 2.5 महीने का सिर्फ पॉलिसी लेंगे, पैसा बचेगा, प्रीमियम कम लगेगा। और वो वॉयज अगर सुएज कैनल में अटक गया तो then in that case the whole of the things will get lost or not, right? Risk begin with the when the voyage starts. कब voyage start होता है? The moment the ship is de-anchored. जब तक के anchored है तब तक के उसका voyage start माना नहीं जाता है। क्यों? ये पानी पे होती है, फ्लोट तो करती रहेगी ना, वो पीछे जाती है, कितनी बड़ी शिप हो तो भी वो आगे पीछे करती रहती है वहीं पे। तो दिस काइंड ऑफ फ्लोट इज नॉट एक्सेप्टेड एज वॉयज जब तक कि उसको डी एंकर ना किया जाए। एट दैट टाइम द शिप वॉयज स्टार्ट्स। देन टाइम पॉलिसी, अभी थोड़ी देर पहले बताया, एग्जैक्टली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year, includes continuation clause if the voyage not completed in the specific time, risk covered till the voyage continues, right? क्यों इस तरह की पॉलिसीज ली जाती है? टाइम पॉलिसी, अगर मैं रेगुलर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं टू द वाटर, इन दैट केस मेरी शिप जाती रहेगी, मेरी शिप आती रहेगी। हर पॉइंट पे मैं नया पॉलिसी लूं के बजाय why not to take the annual policy? So I do the coverage of all the transports during that particular period. That is why it is called as time policy, right? In this case आपका voyage beyond time चला जाए, voyage policy cover कर लेगी, right? Then mixed policy which is the combo of two, voyage as well as time policy. अभी जो बोला कि अगर आपने टाइम पॉलिसी के साथ साथ voyage पॉलिसी भी ले रखी है, तो आपकी सपोज 6 महीने की पॉलिसी थी, वॉयज चल गया 8 महीने तक, तो 2 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कहां कवर होगा? द वॉयज पॉलिसी एंड नॉट इन द टाइम पॉलिसी। कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयज एंड टाइम पॉलिसी कवर द रिस्क ऑफ बोथ वॉयज एज वेल एज टाइम। देन वैल्यूड पॉलिसी, किस चीज के लिए होती है वैल्यूड पॉलिसी? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो आप यहां से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मोनालिसा पेंटिंग, राइट? खतरनाक पेंटिंग है, हंसती नहीं है, तो भी लोगों को लगता है कि हंस रही है। अब ये मोनालिसा की ओरिजिनल वाली है, अब कल को अगर उसके ऊपर पानी गिर गया या फिर कोई केमिकल गिर गया जिसकी वजह से वो पेंटिंग खराब हो जाए, तो तुम वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, पेंटिंग खराब होगी, चलो इंश्योरेंस का पैसा दो। इंश्योरेंस कंपनी बोली कोई नहीं, कलर का खर्चा आया था 500 रुपये, फ्रेम का खर्चा 2000, 2000 रुपये उठाओ। अगर ऐसा करते तो दिक्कत हो जाती ना। मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग केवल 50 करोड़ रुपए की। दिस केस यू टेक व्हाट? अ वैल्यूड पॉलिसी वेयर बाय यू फिक्स द वैल्यू इनिशियली। या तो कोई ऐसे चीज में आप डील कर रहे हो, कोई ऐसी चीज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जिसकी मार्केट प्राइस तय नहीं की जा सकती, तो आपने पहले से खुद ही वैल्यू डिक्लेयर कर दी, भाई इतनी वैल्यू का कवरेज है, कल को अगर इसका कुछ हुआ तो आई विल बी क्लेमिंग फॉर द फुल अमाउंट, नॉट द पार्ट ऑफ द अमाउंट। कि पेंटिंग का सिर्फ नाक खराब हुआ है उतना तुमको प्रोपोर्शनेट कवर करके देते हैं, नहीं, नाक भी खराब हुआ, पूरी पेंटिंग तुम रखो, मेरे को पैसा दो। दैट इज हाउ दैट पर्टिकुलर वैल्यूड पॉलिसी वर्क्स। Goods are insured at an agreed value, facilitates easier settlement of the claims, especially for the items whose market value is difficult to assess. Then blanket policy. What is that blanket policy? सब कुछ कवर है, इसमें किसी भी तरह का नुकसान हो तुम्हारा सब कवर हो जाएगा। That is why it is called as blanket policy. इसका प्रीमियम सबसे ज्यादा होता है। क्यों? Of course, you are covering any and every kind of risk or not. Taken for maximum possible loss, paying full premium at the beginning. Policy describes the nature of goods, places of visits and voyage route. Covers multiple risk of one property or multiple properties. अगर आपके पास 4 अलग अलग शिप्स है तो आप 4 शिप्स का एक साथ इंश्योरेंस भी ले सकते हो। That is why it is also called as blanket policy. Then port risk policy. शिप पोर्ट पे पहुंच गई, पोर्ट पे गुड्स अनलोड हो गए, अब पोर्ट पे गुड्स अनलोड होने के बाद में चोरी हो गए तो वॉयज कवर करेगा ना, टाइम कवर करेगा ना, स्पेसिफिक वैल्यू कवर करेगा ना, मिक्स पॉलिसी कवर करेगी, तो कौन कवर करेगा? द पोर्ट रिस्क पॉलिसी, जिसमें पोर्ट पे अनलोड होने के बाद में अगर गुड्स का कुछ नुकसान होता है तो दैट विल बी बोर्न बाय द
company towards the port risk policy. Covers all types of risks on vessels when it is anchored at the port for a given time. Applicable till the departure of the vessel from the port. Then composite policy. जब आप बड़ी अमाउंट की बात करते हो, अब जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ कंपनी लाइक से जी शिपिंग. अब जी शिपिंग का काम क्या है? दे बेसिकली डू द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटर. अब इनके पास तो हमेशा रिस्क होता है. जब ये एक साथ में 2,000 3,000 कंटेनर लेके जाते हैं, 2,000 3,000 कंटेनर लेके आते हैं, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. तो इन दैट केस दे टेक द कंपोजिट पॉलिसी. क्योंकि अमाउंट बड़ी है तो इसलिए मल्टीपल इंश्योरर्स गेट इन्वॉल्व इनटू दैट सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी. Policy purchased from more than one insurer. Liability of each insurer is separate and distinct. Required when the insurance amount is very high. Then single vessel policy. अगर आप शिप ओनर हो, जैसे हम लोग ट्रक की पॉलिसी लेते हैं, वैसे हम लोग शिप की पॉलिसी लेते हैं. So that is called as single vessel policy. Suitable for small ship owners. Covers the risk of one vessel insured in it. Then fleet or block policy. Fleet और block मतलब क्या? एक तो एक ही ओनर मल्टीपल शिप्स है, वो अगर सारे शिप्स का एक ही पॉलिसी लेता है दैट इज अ फ्लीट पॉलिसी. नंबर वन. जैसे हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं एम्प्लॉय इंश्योरेंस में, उसी तरह से फ्लीट पॉलिसी होती है. दूसरा, अब मेरे कुछ गुड्स है, आई एम लोकेटेड इन लेट्स से समवेयर इन बेंगलुरु. goods are getting transported from some other country, will be unloaded at the port of Chennai. चेन्नई में अनलोड होने के बाद में those will be transported by road to a river कावेरी. फिर कावेरी रिवर से वो ट्रांसपोर्ट होके कर्नाटका में घुसेंगे, कर्नाटका से ट्रेन में मुझ तक पहुंचेंगे और वहां से फिर लोड होके अनलोड होंगे मेरे पास इन द ट्रक. मल्टीपल काइंड ऑफ वेसल्स आर इन्वॉल्व इनटू दिस और नॉट? अगर ये मनी इंश्योरेंस होता तो वो तो खत्म हो जाना चाहिए था चेन्नई पोर्ट पे, पर मैंने परचेज तो बेंगलुरु में किया है ना. चेन्नई से बेंगलुरु तक पहुंचते पहुंचते अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो that risk also should get covered or not. And for that I don't want to take the separate insurance. So for that I take what? A block policy. What is that block policy? Which will cover from the port of dispatch to the point of arrival. Whatever modes of transport are used, those all will be covered in that particular insurance. That's why it is called as a block policy. Several ships owned by a single owner are covered. Cargo owner is protected against the loss of cargo in all modes of cargo, covering the risk of rail, road and water transport. So all type of cargos will be included in the single policy. Then anomaly policies, fire insurance. वो आग लगा देते हैं. The very first in that is अरे भाई ये क्या किया इसने? My God. Okay. The very first is valued policy. What is that? Value of subject matter is pre-decided. जैसे मैंने वो मोनालिसा की पेंटिंग का एग्जाम्पल बताया आपको, वो ट्रांसपोर्ट में थी, अब मैंने मोनालिसा की पेंटिंग टंगा के रखी हुई है. या फिर मान लो मैं कोई पुराने जमाने की ढाल और तलवार पंजाब से लेके आया और मैंने वो कहीं लगा दिया, किसी के ऑफिस में, किसी के घर में, या जो भी है, और वहां आग लग गई. अब ढाल तलवार पुराने जमाने के जो होते थे वो लकड़ी के होते थे, लकड़ी और मेटल मिक्स होता था. अब वो आग लगने की वजह से उसके ऊपर का जो आर्ट था ना वो पूरा खराब हो गया. अब वो खराब हुआ तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, ढाल तलवार के पैसे दो. वो कहने लगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ढाल तलवार के पैसे ले लो. लकड़ी घन फुट कितना तो कितना लकड़ी लगा इन कैलकुलेशन विल बी नॉनसेंस, द फिल्थी अमाउंट. मैंने ढाल तलवार लाई 50 लाख रुपए में और यहां बंदा मेरे को 5,000 रुपए देने को तैयार है. विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम और नॉट? For that purpose, we'll take the policy which is called as valued policy.
इंश्योरर नीड टू पे स्पेसिफिक अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। मतलब वो तलवार की अगर नोक भी टूट गई तो भी पूरे पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? वैल्यूड पॉलिसी थी, पहले से तय करके रखा हुआ था। जनरली टेकन फॉर पेंटिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट एटसेट्रा, एज वैल्यू डिटर्मिनेशन इज डिफिकल्ट। देन एवरेज पॉलिसी, क्या होती है एवरेज पॉलिसी? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस पॉलिसी इज जनरली टेकन फॉर द इन्वेंट्रीज, इसका वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहता है। अब मान लो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन होती है 25 लाख रुपए की, राइट? मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है मान लो 10 लाख रुपए का। कल को अगर कुछ नुकसान हुआ, 25 लाख में से मान लो मेरा 5 लाख रुपए का स्टॉक का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट गिव मी द इंश्योरेंस ऑफ द होल 5 लाख रुपीज। सर ऐसे कैसे? 10 लाख रुपए का कवरेज है, 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 5 लाख रुपए ले लो, बात खत्म। तो एवरेज पॉलिसी इज व्हाट? तुम्हारे पास एवरेज स्टॉक कितने का होता है? 25 लाख। तुमने उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कितने का कराया? 10 लाख। So you have got the insurance of 40% of your total stock or not? You'll also be getting the claim of only 40% and not total, right? Policy contains average clause applicable for subject matter whose value keeps on fluctuating. Insurance compensates in proportion of loss percentage. Then specific policy. Property is insured for a definite sum. In a situation of loss, stated amount will be paid. Actual value of the subject matter is ignored. This is similar to that of valued policy. Valued policy कहां अप्लाई होता है? यहां पे आपको वैल्यू डिसाइड ही नहीं कर सकते हो, पर यहां आपने स्पेसिफिक अमाउंट बोल दी, भाई मेरे को 5 लाख रुपए का नुकसान चाहिए, तो कल को अगर नुकसान हुआ तो यूल बी गेटिंग फुल 5 लाख रुपीज। इट वोंट बी एवरेज पॉलिसी, इसका प्रीमियम एवरेज पॉलिसी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। देन कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी, आग लगने की वजह से नुकसान हुआ तो उसका पैसा दोगे तुम, पर आग लगने के बाद मैं पानी मारूंगा ना। अब पानी मारने के बाद में कुछ चीजें और खराब होगी तो उसका नुकसान का भरपाई नहीं करोगे। दैट कैन नॉट बी द पॉसिबिलिटी। आग लगेगी तो पानी तो मारा ही जाएगा नहीं, वो आग तो बुझानी पड़ेगी नहीं। तो ये हुआ था एक्चुअल इन देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उसके शॉप में आग लग गई थी, कपड़े का दुकान, मैन्युफैक्चरर था। तो जब उसके दुकान में आग लगी तो बुझाने गए तो पानी मारा तो ऑफकोर्स उसके साथ साथ जो बाकी के कपड़े रखे हुए थे वो भी तो खराब हुए। तो इंश्योरेंस कंपनी वाज ट्राइंग टू रिजेक्ट द पॉलिसी, रिजेक्ट द इंश्योरेंस ओनली ऑन अकाउंट ये तो पानी से खराब हुआ, आग थोड़ी लगी। एंड एट दैट टाइम दिस कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी कम्स इनटू पिक्चर। अगर उन्होंने कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ले रखी है तो एनी एंड एवरी काइंड ऑफ लॉस विल गेट कवर्ड इन दैट। Fire insurance is generally not to cover the loss due to riot or war, etc. This policy covers multiple risks. Risks may be due to fire, explosion, earthquake, etc. Causa proxima याद है? Causa proxima में क्या कहा था? आग लगेगी तो ही तुमको पैसा मिलेगा, बराबर? अब तुमने सपोज फायर इंश्योरेंस ले रखा है और वो कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, नॉर्मली एक्सीडेंटली आग लगी तो ही तुमको कवरेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं। पर अगर अर्थक्वेक की वजह से आग लग गई तो इन दैट केस दिल से लॉस इज नॉट बिकॉज ऑफ फायर, loss was because of earthquake, but earthquake led to the fire or not? कल को अगर किसी ने वो क्या बोलते हैं उसको, बोतल वाले जो आग लगा के फेंकते हैं, हाँ पेट्रोल रहता है, उसको आग लगाते हैं फिर फेंकते हैं, फिर वो बम फोड़ते हैं, क्या बोलते हैं? फोल्ट ऑफ, जो भी रहेगा। हाँ, तो इस तरह के बम फेंक के अगर सपोज कल को आग लगवा दी तो वो सामने वाला पता बोलेगा उसने दंगा किया था इसलिए आग लगी, आग एक्चुअल एक्सीडेंट से थोड़ी लगी है। So in that cases the losses will be getting covered through the comprehensive policies. Then consequential loss policy, sorry consequential loss के बारे में बाद में आता हूं। reinstatement policy, what is this reinstatement? आपका नुकसान हुआ, नुकसान में सिर्फ गुड्स का नुकसान नहीं हुआ, असेट्स का भी नुकसान हुआ। इन सबको वापस से नॉर्मलसी पे लाने के लिए अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, दैट इज कॉल्ड एज reinstatement policy. Insurer undertakes to replace the property of the goods lost by fire. Instead of paying the compensation, property gets replaced. The rate of premium is higher as depreciation of the asset lost is not considered. Then the excess policy. What is this excess policy? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 25 लाख का मेरा स्टॉक है, मेरा कवरेज 10 लाख रुपए का। कल को अगर कुछ नुकसान हुआ
तो मेरा कवरेज पूरा होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एक एवरेज पॉलिसी लेता हूं, एक एक्सेस पॉलिसी लेता हूं, ताकि जितना भी मेरा पूरा नुकसान होता है उतना पूरा का पूरा कवर हो जाए. फॉर द गुड्स हुज वैल्यू कीप फ्लक्चुएटिंग, दिस इज एडिशनल पॉलिसी ओवर एंड अबव योर नॉर्मल पॉलिसी. Normal policy for basic value of the stock, whereas excess policy is for the value of fluctuations into that. Then floating policy, मतलब ये कहीं पे float करते रहती वैसी वाली policy नहीं है. It basically is what, when you are having the goods at multiple locations at the same time. अब जैसे if you take the example of Amazon, Amazon has got warehouse in Pune, Amazon has got warehouse in Haryana, Amazon has got warehouse in Chennai, करीब करीब 50 वेयर हाउसेज है. अब 50 वेयर हाउस का, हर वेयर हाउस का अलग अलग इंश्योरेंस लेने के बजाय लोग क्या करते हैं, दे टेक अ फ्लोटिंग पॉलिसी इन विच द होल ऑफ फैमिली ऑफ 50 वेयर हाउसेज इज कवर्ड. मतलब कल को अगर कहीं पे भी नुकसान हुआ, द लॉस विल गेट कवर्ड ऑटोमेटिकली ड्यू टू द फ्लोटिंग पॉलिसी. ये स्पेशली हमारे लिए अप्लाई होता है इन द मेडिक्लेम. जब हम लोग लेते हैं तो मेडिक्लेम्स आर नॉर्मली टेकन एज फैमिली फ्लोटर. व्हाट इज फैमिली फ्लोटर? फैमिली के सारे बंदे उसमें कवर्ड होते हैं. कल को अगर किसी भी एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो इन दैट केस द पॉलिसी सम कैन बी यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, और बाकी बची हुई सम बाकी के फैमिली मेंबर्स आगे भी यूज कर सकते हैं. देन कम्स द स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी. व्हाट इज द स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी? अगर आपने स्प्रिंकलर्स लगा के रखे हुए, आजकल देखो आप बिल्डिंग्स में जब भी 11 फ्लोर को क्रॉस कर जाते हैं, पुणे में तो मैंडेटरी हो गया, इफ यू आर हैविंग, पुणे में क्या, पूरे महाराष्ट्र में, इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग ओवर एंड अबव 11 फ्लोर्स, देन इन दैट केस यू नीड टू इंस्टॉल द स्प्रिंकलर्स इन हाउस. पूरा हर जगह पे स्प्रिंकलर्स होते हैं. स्प्रिंकलर्स काम कैसे करते हैं? तो इट हैज गॉट अ ग्लास इन दैट, बीच में मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी ग्लास के अंदर होती है. वो हीट सेंस करता है, और हीट सेंस करते करते अगर सपोज वो हीट टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड गया, तो वो मर्क्यूरी एकदम फायर करती है और वो ग्लास फूट जाता है. और जैसे वो ग्लास फूटता है, दैट इज अ काइंड ऑफ वॉल्व, जैसे वो ग्लास फूटता है इमीडिएटली वो पानी आना चालू हो जाता है. दैट इज हाउ दिस स्प्रिंकलर सिस्टम वर्क्स. अब ना हीट बढ़ी ना धुआं हुआ, फिर भी वो स्प्रिंकलर में से पानी निकलना चालू हो गया. दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी. इन दिस केस आग की वजह से नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किस वजह से हुआ? स्प्रिंकलर के लीक होने की वजह से. सो सच काइंड ऑफ पॉलिसीज कवरिंग द स्प्रिंकलर लीकेज. क्योंकि नॉर्मली लॉस बाय फायर मींस आग लगना कंपलसरी है, यहां आग को बुझाने वाला आइटम पहले चालू हो गया, राइट, और लोगों के दिल में आग बाद में लग रही है. तो इन दैट काइंड ऑफ पॉलिसी, अच्छा हाँ, वो दिल की आग यहां कवर नहीं होती. कवर्स द लॉस टू द प्रॉपर्टी, very important, due to the automatic sprinkler leakage. This policy covers loss when it occurs without any fire or smoke. Loss occurring due to fire, explosion, etc. is not covered under this policy. And finally, the consequential loss policy. अब मेरा बिजनेस चल रहा था, आग लग गई, आग लगने से बिजनेस ठप हुआ. बिजनेस ठप होने की वजह से जो मैं कमा सकता था वो भी नहीं कमा रहा हूं ना. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस. मतलब तुम मेरे गुड्स के पैसे तो भरपाई करके ही दोगे, कल को अगर 4 महीने बाद भरपाई करके दी तो 4 महीने तक मेरे प्रॉफिट का भी तो नुकसान हुआ ना. वो प्रॉफिट के कवरेज का जो पॉलिसी होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. मतलब क्या, मान लो पिछले साल में मैंने टर्नओवर किया था 5 करोड़ रुपए, मेरा एवरेज प्रॉफिट का मार्जिन है से 10%, मतलब मैंने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था. 50 लाख का प्रॉफिट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड आई मस्ट हैव अर्न लेट्स से 20 लाख रुपीज, जिस पीरियड में लास्ट ईयर. तो सिमिलर प्रॉफिट मेरा इस साल में नुकसान हुआ है नहीं 4 महीने का, तो वो 20 लाख रुपए का कवरेज देने के लिए आई टेक व्हाट, द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. मतलब मुझे गुड्स और सर्विसेज, गुड्स फर्नीचर का जो लॉस हुआ उसकी तो भरपाई करके ही दोगे, साथ में किस चीज की भरपाई होगी? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की भी भरपाई होगी. राइट. So this was about the types of policies. Now I'll come on to the directly warehousing. Warehousing में basically coverage क्या होता है? Warehousing में basically आप cover करते हो the storage of goods. हालांकि आज की तारीख में warehouses ये सिर्फ storage के लिए यूज नहीं किए जाते हैं. There are multiple functions. जैसे मेरे पास जगह नहीं है,
but I have a product which need to be packed or repacked and then I want to dispatch it. जो आपका ये वो कौन है बोट वाला करता है, बोट क्या करता है, चाइना से वो कनपुर्जे मंगाता है, इधर वेयर हाउस में लेके जाता है, उधर अपने ठप्पे लगाता है, फिर वो अपने बॉक्सेस में पैक करता है और फिर पूरे देश में बेचता है. दैट इज व्हाट बोट डज. ऑफ कोर्स गुड क्वालिटी हेडफोन्स. हाँ सच में, मतलब वो चाइना में तो मतलब तुमको हर वैरायटी मिलेगी. आज मैंने मंगाए थे, वो पहले वो आते थे एक बैंड, पहले अलग थोड़ा सा आता था, उसमें वो ऐसे चिपक जाते थे यहीं पे. आजकल जैसे तुम वो मंगलसूत्र के जैसे चिपकाते हो वैसे नहीं. तो पूरा टाइम पहन के घूमते रहते हैं, लाइफ लाइसेंस. तो ये जो नेक बैंड है ना, ये मैंने मंगाए थे, वाइट कलर के आते थे, 180 रुपये पर हेड आया था, पर पीस. मैंने 12 मंगाए थे चाइना से, और यहाँ पे वो बिक रहे थे लगभग 1000 रुपये में. उससे चाइना से मंगा सकते थे, अब वो चाइना से मंगाने में बंदी लग गई अभी. तो कहने का तात्पर्य क्या कि आप कोई प्रोडक्ट वहां से मंगा, उस वहां वो अलग अलग लेवल की क्वालिटीज बनाते हैं. मतलब मार्शल जैसा हेडफोन ये भी चाइना में ही बनता है. मार्शल, स्कलकैंडी, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज. बोस, इनके भी हेडफोन्स जो होते हैं, JBL नहीं, JBL इज टू लो. हाँ, तो जाबरा खैर मैंने नहीं सुना हुआ है, ये सुने थे मैंने. अभी अभी मैं पनप रहा हूँ इन सब चीज़ों में, तुम लोगों से ही सीखा हूँ. अगली बार मैं जाबरा के बारे में बात करूंगा तो मतलब रिसर्च करूंगा ना पहले. तो ये हेडफोन भी वहां बनते हैं. अब मार्शल, स्कलकैंडी, उस दिन मैं देख रहा था, इनके हेडफोन 15,000 18,000. उस दिन वो एप्पल के शोरूम में चला गया था गलती से, मेरे को लगा कि मार्शल वो रखता है, तो उसके पास गया, पूछा भाई हेडफोन, कहता है नहीं मार्शल तो नहीं है हमारे पास. तो वो 1 2 ऐसा कुछ तो नंबर था उसका, ये वाले हेडफोन है, एप्पल के हेडफोन है, 60,000 रुपये. अबे मेरी किडनी आ जाएगी उतने में, पागल, फोन आ जाएगा बोल रहा है. 60,000 रुपये हेडफोन. सुनने में ऐसे ही फीलिंग आया, मैंने कहा इसमें 60,000 खन खन कर रहे. ऑब्वियसली यार म्यूजिक तो अपने आप नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा. भले वो कैसा होता है ना कि तुम 5 स्टार होटल में चले जाओ, वहां पे तुमने बकवास सा कुछ खाना मंगाया, एक तो उनके नाम समझ में नहीं आते, वहां से कुछ मंगाया तुमने, सपोज आया तुम्हारे टेबल पे, तुम वो देख के ऐसे ही खुश होते हो, आप इतू सा देते, सीरियसली इतू सा ही देते, पर अपने अंदर से चल रहा होता है भाई 2,000 रुपए का, बहुत बढ़िया बोल. सीरियसली, ना पेट भरता है ना मन भरता है, टेस्ट तो कभी होता ही नहीं है, उसको बोलना पड़ता है भाई नमक ला. तो मतलब सीरियसली लाइक दैट. रिसेंटली मैं एक जगह पे चला गया था, प्लेस कॉल्ड एज एलिफेंट एंड को, इधर KP में. वहां गया, कुछ तो ऑर्डर किया था, आज तक के मेरे को नाम समझा ही नहीं उसका. उसने करीब करीब छोटा सा था बाउल, उसमें कुछ लाया उसने, तो उसको पूछा ये क्या है, कहता सर इट कंटेन्स ड्राइड बीट, ड्राइड मैंगो, और उसके ऊपर कोई तो चटनी थी, तो कहता है इट्स अ क्रश्ड एवोकाडो. फ्लेवर क्यों नहीं है? कहता सर दीज आर टेस्टलेस मैटर्स, तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा. तो फिर क्यों दिया है? कहता क्योंकि आपने मंगाया. ऑब्वियसली मैं तो फ्लो में ठीक है, जो तुमको मंगाना मंगा लो. ऐसा दोस्त के साथ गया था एक, वो बंदा जो है ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो सारी ये चीजें मतलब दिखावे के काम बहुत करता है. उसके साथ चला गया मैं, गलती से गया था एलिफेंट एंड को, कभी मैंने नाम भी नहीं सुना था. ढूंढने ढूंढने में मेरा आधा घंटा निकल गया था, किधर है, हाथी कहीं दिख ही नहीं रहा है. सो सीरियसली दीवार ही थी वाइट वाली. खैर, तो कहने का तात्पर्य क्या कि आप बोट जैसी कंपनी
वहां से प्रोडक्ट मंगा रही है, बट दे कैन नॉट सेल दैट प्रोडक्ट। रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, 200 रुपये, 200 रुपये, दे कैन नॉट डू इट। उन्होंने मंगाया 200 में, बेचना तो 2000 में ना। एंड फॉर दैट पर्पज दे डू द रीपैकिंग, एंड ये रीपैकिंग जो होती है वो वेयर हाउसेज में होती है। इफ यू डू नॉट हैव योर ओन प्लेसेस, दैट कैन बी डन एट वेयर हाउसेज। सो वेयर हाउसिंग इज नाउअडेज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्टोरिंग योर गुड्स, दे प्रोवाइड यू मल्टीपल ऑफ द सर्विसेज। एंड इसीलिए फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग जब हम लोग देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग में इट इज एक्सपेंडिंग। ऑब्जर्व इट, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस में सबसे पहले स्टोरेज, ऑफ कोर्स बेसिक। भाई टोमेटो खराब नहीं होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में रख दो। भाई कांदा खराब नहीं होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में रख दो। पोटैटो साल भर मिलना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में रख दो। वाटरमेलन साल भर मिलना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में रखो। क्यों? द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, दीज टू हैज द डिफरेंस। और इसको फिल करने का काम जो करता है वो स्टोरेज हाउस करते हैं या वेयर हाउस करते हैं, राइट? सो दे आर बेसिकली क्रिएटिंग व्हाट? दे आर क्रिएटिंग द टाइम यूटिलिटी। जैसे ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, वैसे वेयर हाउस टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। आप जिस समय पे, आप जैसे वो स्वेटर्स का मैं कई बार एग्जांपल बताता हूं, अभी जनवरी फरवरी जैसे खत्म होगी ना, इस पीरियड में हमारे वो मैन्युफैक्चरर चालू करते हैं काम। वुल को कन्वर्ट करना इनटू द थ्रेड, थ्रेड को कन्वर्ट करना इनटू द यार्न, यार्न को कन्वर्ट करना इनटू द क्लॉथ, क्लॉथ को कन्वर्ट करना इनटू द प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना करेंगे, ये फरवरी से स्टार्ट करेंगे, तब ना जाके जुलाई में प्रोडक्ट तैयार होगा। वुल, ये पूरी क्लासरूम में मैक्सिमम बंदा 1.5-2 लाख रुपए का वुल रख सकता है। उगार आइटम होता है, एकदम फूला हुआ आइटम होता है। तो उसको स्टोर करने के लिए, या फिर इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कंपनी लाइक सेलो, सेलो वो प्लास्टिक के कंटेनर बनाती है। अब इन्होंने सपोज प्लास्टिक के बॉक्स बनाए, बॉक्स कंटेनर जब बनाएगी वो कितना एक के पीछे एक के अंदर एक के अंदर एक रखेंगे। आखिर पैकिंग प्रॉपर करके रखने के लिए उनको स्टोरेज तो ज्यादा लगेगा ही नहीं। तो या फिर इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ बैगेजेस कंपनीज, अमेरिकन टूरिस्टर, स्काई बैग, इस तरह की कंपनी, अब उन्होंने अगर बैग बना दिया सपोज प्रॉपर, अब वो सूटकेस बनाया, केबिन बैगेज बनाया, तो वो केबिन बैगेज को जितना जगह लगने वाला उतना ही लगने वाला है ना। अब उन्होंने सपोज अगर 500 बैग्स एक साथ बना दिए, तो 500 बैग रखने के लिए भी तो जगह लगेगी ये नहीं। एंड दैट्स व्हाई, और ऐसा तो है नहीं कि आज 500 बैग बनाए कल खत्म, सारे लोग टूर पे निकल रहे अमेरिकन टूरिस्टर के साथ। टूर पे बहुत लोग निकल रहे हैं, पर नया बैग खरीदने वाले रोज थोड़ी निकल रहे हैं। क्योंकि मैंने खरीदा था पहला बैग कब? 2009 पहली बार मैंने बैग्स खरीदे मेरी जिंदगी में, 2009। और वो जैसे मेरे पास 2 बैग अभी भी बचे हुए, 3 खरीदे थे, उसमें से 2 बैग आज भी बचे हुए मेरे पास। वी आर इन 2024, 15 साल हो गए, आई एम यूजिंग स्टिल द सेम बैग्स। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोडक्ट विच इज ड्यूरेबल इन नेचर। अब कंपनी बनाती इतने स्टडी है, मतलब वो जितने भी एयरलाइंस में फेंकते हैं, जब जोर जोर से उठा उठा के फेंकते हैं, तो भी टिके हुए हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच एज देयर हैज टू बी गोइंग टू बी अ सप्लाई। तो ये सप्लाई और डिमांड की जो गैप को फिल करने का काम करता है वो वेयर हाउस करता है। तो फर्स्ट थिंग दैट दे प्रोवाइड इज स्टोरेज। सेकंड, प्राइस स्टेबिलिटी। सीधी बात है भाई, अगर सपोज एक्सेसिव सप्लाई आ गया तो डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस नीचे जाएगी इक्विलिब्रियम के हिसाब से। और वही अगर सपोज डिमांड आ गई, उस समय पे सप्लाई नहीं है, स्टोरेज में नहीं था, तो उस समय प्राइस ऊपर जाएगी। तो दिस प्राइस स्टेबलाइजेशन इज डन बाय द वेयर हाउसेस। कैसे? लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ बनाना, बनाना का मैक्सिमम हार्वेस्टिंग होता है फरवरी में, और उसका जो कंजम्पशन स्टार्ट होता है वो तो साल भर होता है। अब बनाना हार्वेस्टिंग से लेके अगर सपोज तुमने उसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा, तो अपने आप पड़े पड़े भी अगले 20 दिन में या 1 महीने में राइपन हो ही जाना है, वो हरे का पीला पूरा हो जाता है। और उस समय पे भी अगर तुमने कंज्यूम नहीं किया तो बेटा सोच ही लो, फिर पल्प ही बेचना बनाना का। तो पॉइंट इज व्हाट, दैट यू नीड टू हैव द स्टोरेज ऑफ दैट। अगर सपोज उस समय पे वो बनाना एकदम से पूरा सप्लाई कर दे, नहीं भाई उठाओ खराब होने वाला है, तो उस समय पे तो प्राइसेस एकदम गिर जाएंगी, जो टोमेटो के केस में नॉर्मली होता है। टोमेटो के केस में, क्योंकि टोमेटो कोल्ड स्टोरेज में भी एक समय के बियॉन्ड नहीं रखा जा सकता, टोमेटो हैज दैट पर्टिकुलर नेचर। तो टोमेटो के लिए कोल्ड स्टोरेज भी अवेलेबल नहीं है आपके पास। देयर वाज दिस टाइम, राजगुरु नगर के पास में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है टोमेटो का। देयर वाज दिस टाइम लोगों ने टोमेटो रास्ते पे फेंके थे। क्यों? एक क्रेट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब वो झाड़ उगाने से लेके हार्वेस्ट करने तक का कॉस्ट,
एक क्रेट का था 50 रुपए एंड दे वर गेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ 20 रुपीज अ क्रेट, मतलब बना के 30 रुपए का नुकसान। टोमेटो प्रोड्यूस करके इनको नुकसान हो रहा था 30 रुपए का, बट स्टिल देयर वाज नो डिमांड, सप्लाई इतना था, डिमांड है ही नहीं। तो इन दैट केस प्राइस स्टेबलाइजेशन अगर करना है तो फॉर दैट पर्पज यू नीड द वेयर हाउसेस। देन फाइनेंसिंग आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउस फाइनेंसिंग। मैं सोयाबीन का एग्जांपल कई बार देता हूं। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सम अदर प्रोडक्ट, एग्री बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि एग्री बेस्ड में फाइनेंसिंग सबसे ज्यादा होती है। सोयाबीन गेट्स हार्वेस्टेड इन दिस नवंबर दिसंबर मंथ, ये पीरियड में हार्वेस्ट होता है। सोयाबीन्स जो होते हैं, जैसे किडनी बीन्स होते हैं राजमा, उसी तरह से सोयाबीन भी होते हैं। सोयाबीन जो होता है पहले नॉर्मल वेट होता है, उसको हेवी होता है, पर उस समय पे प्राइस बहुत कम होता है, और जब वो ड्राई अप हो जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर से अ मंथ और 2, उस समय पे सोयाबीन का वजन कम हो जाता है और उसका प्राइस 6,000 रुपए क्विंटल तक के चले जाता है। 5,000 से 6,000 रुपए क्विंटल। इनिशियल प्राइस होता है 2,000 से 2,500 रुपए क्विंटल। अब 2,000 से 2,500 रुपए क्विंटल के बजाय अगर तुमको चाह बनाना 2,000 2,500 रुपए की जगह तुमको अगर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल मिले तो ऑफकोर्स यूल बी इंटरेस्टेड टू हैव दैट 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा और नॉट। अब वो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए तुमको, तो उसके लिए तुमको सोयाबीन संभाल के रखना पड़ेगा। तुमने संभाल के रख दिया, पर तुमको हाल फिलहाल सोयाबीन हार्वेस्ट करने के बाद में नया पीक स्टार्ट करना चाहिए, नया क्रॉप स्टार्ट करना चाहिए, तुमको कल्टीवेशन स्टार्ट करना है, उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो व्हाट दीज पीपल डू, दे पुट द सोयाबीन इनटू द वेयरहाउस, दे गेट द रिसीट फ्रॉम द वेयरहाउस कीपर, एंड बेस्ड ऑन दैट रिसीट दे गेट द फाइनेंसिंग। क्यों? क्योंकि इनका सोयाबीन वहां पड़ा हुआ है। तो अगेंस्ट दैट वेयरहाउस रिसीट दे गेट द फंडिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज warehousing nowadays provide the financing as well. Then risk bearing, of course ये तो है ही है, आपका गुड्स उनके रिस्क पे पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके गुड्स की जिम्मेदारी अब आपने वेयरहाउस कीपर को दे दी। दैट्स व्हाई रिस्क बेयरिंग इज अनदर फंक्शन व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय द warehouses. Grading and packing, what is this grading and packing? Grading and packing is basically, grading and packing is, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था तो बोर्ड का एग्जाम्पल बताया था, उसी तरह से सपोज अब गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए या राइस का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर इवन किसी भी तरह का वेजिटेबल या फ्रूट का एग्जांपल ले लीजिए। गेहूं साइज के हिसाब से उसका रेट बदलता है, पता है आपको। राइस सेम क्वालिटी, इन द सेम कैटेगरी इफ द राइस इज फॉलोइंग, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बासमती। बासमती राइस में अगर बासमती वो 1 सेंटीमीटर बासमती होगा उसका प्राइस अलग, वही अगर 3/4 सेंटीमीटर बासमती होगा उसका प्राइस अलग, वही उसका टेस्ट अरोमा में फर्क पड़ता है, उसका क्वालिटी में फर्क पड़ता है, और इस वजह से द प्राइसिंग ऑफ दैट इज डिफरेंट। अब इस वजह से आपको करना है ग्रेड। ग्रेड कैसे करोगे? ग्रेडिंग मतलब क्या? डिवीजन बेस्ड ऑन द साइज, क्वालिटी, अरोमा इन केस ऑफ राइस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के केस में साइज, टेस्ट, फ्लेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट, उसके हिसाब से तुम उसका ग्रेडिंग करवाते हो। अब ग्रेडिंग तुम जब, अब सपोज मैंगो का एग्जांपल लो, मैंगो हार्वेस्ट किया गया, सारा मैंगो सेम साइज का आएगा क्या? द डिफरेंट मैंगो कम विद द डिफरेंट साइजेस और नॉट। आप मार्केट यार्ड में चले जाओ मैंगो सीजन में, कोई मैंगो वाला डीलर आपको बोलेगा भाई 1,500 रुपए डजन, 125 रुपए का एक आम, और कोई बंदा बोलता है 500 रुपए डजन, मतलब 40 रुपए का एक आम अप्रोक्सीमेटली। व्हाई द डिफरेंस इज देयर? जो वो 500 रुपए डजन होता है ना, वो ऐसा पिल्लू पिल्लू मैंगो होता है, अल्फांसो ही होता है, पिल्लू पिल्लू होता है। बट जो वो 1,500 रुपए डजन बोलेगा साइज का मैंगो होता है, लगभग 400 450 ग्राम का एक मैंगो, और वो जो 200 ग्राम का, 125 ग्राम का मैंगो रहेगा वो 500 रुपए डजन में आ जाएगा। दैट्स दिस डिवीजन ऑफ मैंगो साइजेस इज डन इन दैट वेयरहाउसेस। सो दिस ग्रेडिंग, एंड उसके बाद में उसका वो बॉक्सेस में पैकिंग आता है। देखो मैंगो कभी भी खरीद के आओ तो ऐसा पेटियों में आता है, अल्फांसो स्पेशली पेटी में आता है, प्रॉपर सजा हुआ होता है प्रॉपर। ये जो पैकिंग होती है, दिस इज नथिंग बट इन द वेयरहाउसेस। देन इट क्रिएट्स अ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। जैसे बहुत सारे वेयरहाउसेस ऐसे हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, भाई तुम तुम्हारे यहाँ पे मैंगो हार्वेस्ट कर लो, हम लोग उठा लेंगे, यू डोंट कम एंड डिलीवर इट अप टिल आवर प्लेस। तो हर फार्मर के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट दैट इजी, so that transport services nowadays are provided by the by the warehousing companies and processing। जो पैकिंग के एग्जांपल दे रहा था मैं
कि वो बोट आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर ठप्पे लग रहे हैं, ठप्पे लगने के बाद में उसको प्रॉपर पैक कर रहे हैं, पैक करने के बाद में बिक रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। या फिर राइस को पॉलिशिंग किया जाता है, राइस, रॉ राइस और पॉलिश्ड राइस, इस दोनों में फर्क होता है। हम लोग जो खाते हैं वो नॉर्मली पॉलिश्ड राइस होता है, तो ये पॉलिशिंग का काम। या फिर उसको प्रॉपर सुखाने के लिए अगर आपको फैला के रखना है तो उस प्रोसेस के लिए these all services are provided by the warehouses. In fact, ITC जैसी कंपनी का अगर आप एग्जांपल ले, इन कंपनीज के लिए they are into the tobacco manufacturing, but the tobacco is not a kind of product which is readily available. तेंदुए के पत्ते होते हैं, पत्ता मतलब ऐसे छोटा छोटा पत्ता नहीं होता है, लंबा लंबा पत्ता होता है। वो लंबे लंबे पत्ते को पहले इनको केमिकल्स में भिगा के उसको खाना पड़ता है, उसमें प्रॉपर अरोमा क्रिएट करना पड़ता है। जब तक वो अरोमा क्रिएट नहीं होता है तब तक उसको ड्राई नहीं होने देते, और वो ड्राइड जो लीव्स होती है, तेंदू लीव्स, उसको फिर क्रश किया जाता है अप टू ए पर्टिकुलर लेवल, और उसके बाद उसमें से यू विल बी हैविंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ खैनी, गुटखा, तो मतलब जिसको खा के, जिसको खाना मना है, राइट। वो आजकल ऐड भी बदल दी उन्होंने पिक्चरों में, अब मुकेश नहीं आता है। सो पहले आता था ना मुकेश, 30 साल की उम्र में, या फिर वो मेरा परिवार। so that is all because of this. So the point is that this company has to have the warehouses for that processing also. That processing is done by the warehouse keepers. Anyway, so this was about the functions of warehousing. Now the types of warehouses which are available. सबसे पहला होता है पब्लिक वेयरहाउस। व्हाट इज पब्लिक वेयरहाउस? जो जनरल पब्लिक के यूसेज के लिए आपने वेयरहाउस बना के रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक वेयरहाउस। इसके ओनर प्राइवेट भी हो सकते हैं, इसके ओनर गवर्नमेंट भी हो सकती है, राइट। Whenever the usage of a warehouse is available for the public at large, it is called as a public warehouse. Owned and operated by the big manufacturers, sorry, ये तो private हो गया. Specialized business segments provide storage facilities to the general public at specific charge, generally owned and operated by the individuals or cooperatives. जैसे महाराष्ट्र भर में अगर आप जाओगे तो बुल्ढाना अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत जगह पे वेयर हाउसेज है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द स्टोरेज ऑफ द फार्म प्रोड्यूसर्स, दैट इज व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग दैट। वर्क्स अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड स्टोरेज टू द स्मॉल यूनिट्स एट अ लो कॉस्ट। वेल कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डेड, ये हमेशा होता है, स्पेशली दोज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट विल बी श्योरली हैविंग द प्रॉपर प्रोटेक्शन विद इन दैट। और अगर कोल्ड स्टोरेज होगा तो ऑब्वियसली उसके बारे में तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कंटिन्यूस बेसिस पे मेंटेन किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द गुड्स। Well constructed and guarded round the clock, generally located near the junctions or ports, you will be able to find. Then private warehouse is exactly reverse of this. Private warehouse exclusively myself. Amazon ka warehouse, that is a private warehouse exclusively for Amazon. Or for that matter, if you take the example of Tata ka warehouses, those are exclusively available for the Tata products. या ITC का मैंने एग्जाम्पल बताया, ITC के warehouse, they'll keep it only for themselves. Owned and operated by the big manufacturers and merchants for their own storage needs. They need large storage and can afford the costs. They may have a network of warehouses and storages at the different places. जैसे Amazon का एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं, that is basically available for the multiple places. Then bonded warehouses, मतलब इसके बाहर जेम्स बॉन्ड खड़ा होता है वैसा नहीं, बॉन्डेड है ना। अब होता क्या है, कई बार आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो, अब इंपोर्ट करने के बाद में आपके पास इमीडिएटली पैसा नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द कस्टम्स ड्यूटी ऑन दैट। कस्टम्स ड्यूटी पे किए बगैर, कस्टम्स ड्यूटी पे किए बगैर आप इंडिया में गुड्स ला नहीं सकते हो। इंडिया में मतलब कस्टम क्लियर नहीं करवा सकते हो। या फिर अब आपको कहीं से भनक लगी कि सीतारामन मैडम ने कैरमलाइज पॉपकॉर्न पे तो वो जीएसटी बढ़ा दिया, but there are certain products on which the custom duty is going to get reduced, और आपका वाला जो प्रोडक्ट है वो उसी में से है। अभी की कस्टम ड्यूटी है मान लो उस पर 10%, आने वाले टाइम में उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी होने वाली है 5%। अब आपका प्रोडक्ट 15 जनवरी को लैंड हुआ वेयर हाउस में, सॉरी पोर्ट पे एंकर हो गया, 15 जनवरी को एंकर हुआ, 1 फरवरी को बजट है। आपने सोचा यार आज अगर प्रोडक्ट उठा लिया तो अपने को आज की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी,
पर शक्यता है, होगा या नहीं पता नहीं, प्रोबेबिलिटी है कि ये 5% हो जाएगा। तो हम कस्टम वालों को रिक्वेस्ट करते हैं, भाई काम करो, तुम प्रोडक्ट दे दो, 15 दिन बाद जो भी कस्टम ड्यूटी रहेगी वो पे कर देगा। कस्टम ड्यूटी, कस्टम वाले बोलते हैं कि हमको मामू समझते हो? हमने कहा हाँ, पुलिस वाले ना। तो इसके लिए इन्होंने दी फैसिलिटी। फैसिलिटी क्या कि भाई तुम ले तो जाओगे पर यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है मैं यूज नहीं करूंगा, तुम चिंता मत करो। नहीं, तेरे पे भरोसा थोड़ी है। यू कीप इट इन द वेयर हाउस until and unless you pay the custom duty on that, you cannot clear it from that warehouse. अब ये जो वेयर हाउसेज होते हैं उसे हम लोग बॉन्डेड वेयर हाउसेज बोलते हैं। क्यों? तो इन्होंने एक बॉन्ड, एक एग्रीमेंट साइन करके रखा होता है इन फेवर ऑफ द कस्टम्स डिपार्टमेंट। क्या? कि जब तक ये प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी पे नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग इनको क्लियर नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट आपका जो कस्टमर है वो लेके नहीं जा पाएगा। That is why those are called as bonded warehouses. Licensed by the government to store imported goods until the payment of customs duty. Work under the control of the customs authority. Warehouse keeper signs a bond in favor of the customs authority that goods won't be removed without the payment of duty. Goods cannot be removed without the payment of duty in this case. Helpful for importers not able to pay the duty or who want to delay the payment of customs duty. Then duty paid warehouse, exactly reverse. यहां बॉन्डेड वेयरहाउस में तुमने गुड्स क्यों रखे थे? क्योंकि तुमको अभी कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है, पर अब तुमने कस्टम ड्यूटी क्लियर कर दी, पर सिचुएशन ऐसी है कि तुम तुम्हारे घर पे भी नहीं ले जा सकते हो, घर वालों को पता चल जाएगा, राइट? उसके लिए जो आपके पास वेयर हाउसेज है, दोज आर नथिंग। होता है ना तुम्हारे पास, वो तुम जैसे दोस्तों के यहाँ मंगाते हो चीजें, राइट? ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे पर दोस्त के एड्रेस पे, क्यों? घर पे आएगा तो घर वालों को पता चल जाएगा और बाद में मेरे को गिफ्ट मिला। सो द पॉइंट इज व्हाट सर, ये आप हमको मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हो या एडवाइस दे रहे हो, जैसा तुम समझो। तो ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस आर बेसिकली द वेयरहाउसेस वेयर यू कीप द गुड्स आफ्टर पेइंग द ड्यूटी। मतलब वो आपके हैं पर आप अभी नहीं ले जाना चाहते। फॉर इंपोर्टर्स हु फेस प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ऑल ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस आर पब्लिक वेयरहाउसेस। हेल्प इंपोर्टर ऑन एज प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स इज अलाउड, लाइक स्टोरिंग, रीपैकिंग एटसेट्रा। बोट, they will normally be keeping the goods in what? The duty paid warehouses. ड्यूटी पे कर देंगे, वेयर हाउस में रखेंगे, रीपैक करेंगे, डिस्पैच कर देंगे। मोर यूजफुल फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स लोकेटेड नियर द डॉक और पोर्ट्स। देन गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, वो सिविल कोड देखा ना हमने, अभी तो सबने देख लिया होगा, मेट्रो है ना वहां पे अभी। हाँ, सिविल कोड मेट्रो स्टेशन और सिविल कोड के बीच में बहुत बड़े बड़े ऐसे गोदाम दिखते हैं। दे आर नथिंग बट द गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। द वेयर हाउसेस विच आर प्राइमरीली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी, दोज आर कॉल्ड एज द गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। Owned, managed and controlled by the central or state government. For small farmers, businesses and traders, assist in sorting the goods at the nominal charges. The example are Central Warehouse Corporation, CWC. आजकल इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? Concor, that is Container Corporation of India. That is nothing but a government warehouse earlier. Now it is a government company which is owning the warehouses at multiple of the places. Container Corporation of India, Concor नाम से एक कंपनी है। SWC, that is State Warehousing Corporation, and Food Corporation of India, that is FCI. Then cooperative warehouses, बुल्ढाना अर्बन का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से कोई वेयरहाउस बनाती है ताकि मेंबर्स को अगर कोई चीज स्टोर करनी हो तो they can store in such kind of warehouse. Such warehouses is what we call as the cooperative warehouses. थोड़े से पैथेटिक चीजों पे आते हैं हम लोग, that is the transport and communication. कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, समय है हमारे पास। सिर्फ हम लोग इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपने बचपन में बहुत सीखा है, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट। है ना? इस बार तुम्हारी एग्जाम में नहीं आता, क्यों? पिछली एग्जाम में ट्रांसपोर्ट था मार्च 24 में, अब नहीं आता।
इस बार इंश्योरेंस, बैंकिंग या फिर क्या बोलते हो तीसरा, वेयर हाउसिंग। हाँ वेयर हाउसिंग का फंक्शन एंड टाइप्स दोनों पूछ लिया तो, फंक्शंस एंड टाइप दोनों ना, फंक्शंस भी पूछेंगे और टाइप्स भी पूछेंगे। इंश्योरेंस तो आ ही सकता है, इंश्योरेंस आ ही सकता है। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल सबसे सिंपल है, याद करने को भी इजी है, वो 4 मार्क के लिए आता है। खैर सर मतलब बन रहा था ना मोमेंटम, अच्छा लग रहा था हमको सुन के, अचानक से ऐसे मोमेंटम तोड़ा मत करो आप। तो रोड ट्रांसपोर्ट, रस्ते पे ट्रांसपोर्ट, सिंपल सी भाषा, रोड्स आर मीन्स ऑफ कनेक्टिंग बाय सरफेस, प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी एवरीवेयर एंड इन ऑल टेरेन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब यू वांट टू गो टू अ प्लेस, से बागडोगरा, सिक्किम, सिक्किम, पूरे सिक्किम में अकेला एयरपोर्ट बागडोगरा, अकेला एयरपोर्ट बागडोगरा। उसके अलावा कहीं पे भी अगर तुमको प्रोडक्ट लेके जाने हो, कोई चीज लेके जानी हो, बंदों को ट्रांसपोर्ट करना हो, ओनली रोड इज अवेलेबल। फॉरगेट अबाउट दैट। हिमाचल, वो हिमाचल में इज ओनली वन एयरपोर्ट जो साल के 8 महीने बंद होता है, ओनली वन एयरपोर्ट, वो भी साल में 8 महीने बंद होता है। तो हवाई पट्टी कितनी है उसकी पता है? इट्स लाइक चंडीगढ़ ब्रिज से लेके मैक्सिमम अप्पावरन चौक तक, उतनी सिर्फ हवाई पट्टी है उनके पास, बाकी और कोई फ्लैट सरफेस है ही नहीं उनके पास। इसलिए वो साल में 8 महीने बंद होता है। क्यों? एक बार स्नोफॉल हो गया, फिर रास्ते पे गाड़ी नहीं टिक रही है, प्लेन कहां से टिकेगा? सवाल ही नहीं उठता। तो दे डोंट हैव द एयर ट्रांसपोर्ट, दे डोंट हैव द वाटर, वो तो सिर्फ राफ्टिंग के लिए यूज होता है। मनाली में चले जाओ आप, शिमला में चले जाओ, फिर रिवर राफ्टिंग होती है, वो सिर्फ सतलज रिवर पे, मतलब इधर सतलज रिवर और इधर गंगा रिवर और यमुना रिवर, ये 3 रिवर्स में रिवर राफ्टिंग बहुत जबरदस्त होती है। पर सच में अच्छी होती है ना वो बंदा रिवर राफ्टिंग करके आ जाए ना, अपने जैसा बंदा अगर चला जाए और वहां पे अगर रिवर राफ्टिंग करके आया, तो मैं शर्त मानता हूं वो 3 दिन तक के उठ जाए, नॉर्मल बिहेव करे 3 दिन तक के, मतलब 3 दिन तक के अपने हाथ को भी ऐसे उठाएगा, चल भाई, दैट काइंड ऑफ थिंग। इट्स लाइक हेल लॉट ऑफ एग्जॉशन। मैं तो लोगों को देख के ही डर गया था, जाने तो इनको देख के ही मेरा फीलिंग खत्म हो गया था रिवर राफ्टिंग करने के लिए। खैर, तो वहां पे आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, रोड द ओनली ऑप्शन। या फिर सपोज आपको महाराष्ट्र में कहां जाना है, चिंचपोकली, इट इज अ प्लेस, चिंचपोकली इज अ प्लेस सबर्ब ऑफ मुंबई। तो वहां अगर जाना है आपको, वहां तक के कनेक्शन के लिए आपके पास रोड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। विल बी रिक्वायर्ड, वहां ऐसा तो है नहीं कि वहां पे हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, वो भी नहीं जा सकता, इतना छोटा एरिया है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक छोटे छोटे गांव में जाना है, छोटी छोटी जगह पे जाना है, कनेक्शन इज ओनली रोड, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट कवर्स मल्टी टेरेन्स। मतलब आप सी शोर वाली एरिया में चले जाओ, वहां पे भी आपको रोड ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, आप हिली एरिया में चले जाओ, वहां पे भी आपको रोड ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, अगर आप स्नोई एरिया में चले जाओ, वहां पे भी रोड ट्रांसपोर्ट इज द ओनली ट्रांसपोर्ट, राइट? एडवांटेजेस, सबसे सस्ता, हमारा दिल्ली से माल आता है ना, दिल्ली से पुणे इज व्हाट 1600 किलोमीटर्स ओनली, प्रोडक्ट आता है ना 9 रुपए किलो के हिसाब से आता है, 9 रुपए किलो विद मिनिमम ऑफ 30 किलोग्राम ऑफ फोर्स। मतलब वहां से अगर 50 किलो का पैकेज आया मेरा, कहां से? दिल्ली से, कहां आ रहा है? पुणे, कितने में आ रहा है? 450 रुपए में, 450 रुपीज अ पैकेज। और यहां तुम डीटीडीसी से एक एनवेलप भेजो, 270 रुपए लगाता है, क्यों भाई? एयर जाएगा, उड़ के जाएगा। तो दैट्स व्हाई रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट, चीपेस्ट नहीं कह सकता हूं, चीपेस्ट इज वाटर, बट चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन पेरिशेबल गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली, क्योंकि आप छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ आजकल रेफ्रिजरेटेड आ गया, मतलब डोमिनोज के पास खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम है, दैट इज ऑल रेफ्रिजरेटेड। तो ये जो पेरिशेबल प्रोडक्ट वो लोग ट्रांसपोर्ट, मच्छी का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सारा का सारा यू डू इट बाय द
बसेज, ट्रक्स ओनली. मच्छी का ट्रांसपोर्टेशन, फिश is not transported by train at all. The maximum of the fish transportation that is done in our country is through the road only. वो इतना आइस भरते हैं उसके अंदर और उसके बाद में उसके ऊपर मच्छी रखते हैं, मतलब वो सेफ एंड साउंड रहता है. देन फ्लेक्सिबल मोड. क्यों फ्लेक्सिबल मोड? तुमको अगर थोड़ा सा आइटम भेजना है तो छोटा ट्रक यूज करेंगे, छोटा हाथी है अपने पास. तुमको अगर बहुत ज्यादा माल भेजना है, बड़ा ट्रक यूज करेंगे क्रेन कंटेनर के साथ. राइट, सो दोज काइंड ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. आजकल वो देखो तुम, वो पेबल ब्लॉक ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो गाड़ी में ही इन्होंने क्रेन लगा के रखी हुई है, वो माल उठाने के लिए, माल रखने के लिए. आजकल वो जब तुम्हारी टू व्हीलर लेके जाते हैं, टू व्हीलर उठा के जाते हैं, पहले वो ऐसा खड़ 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 करके उठाता था, 4-5 चीजें तो तोड़ के देता था वापस. आजकल एकदम सेफ एंड साउंड, जैसी गाड़ी थी वैसी गाड़ी वापस मिलती है अपने को. उठा के भी गए तो टेंशन नहीं रहता. पहले सबसे बड़ा टेंशन ये नहीं रहता था कि उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे. सबसे पहले बड़ा टेंशन रहता था कि वो गाड़ी की कौन कौन सी हड्डी टूटी. आजकल हो रहा है एकदम सेफ एंड साउंड, एकदम पट्टियां वट्टियां बांध के उठाते हैं. तो दीज काइंड ऑफ मोड्स, काइंड ऑफ वेराइटीज अवेलेबल. डोर टू डोर सर्विस, घर पोस्ट डिलीवरी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट. नहीं तो जेप्टो, स्विगी, जोमेटो काम ही नहीं कर सकते अगर रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता तो. राइट. देन हेल्पफुल फॉर अदर मोड्स, हेल्पफुल इफ द अदर मोड्स आर नॉट अवेलेबल. जहां जहां आपके पास वाटर अवेलेबल नहीं है, जहां आपके पास हवाई पट्टी नहीं है, वहां पे यू हैव द ऑप्शन एज ओनली व्हाट, रास्ता, हरियाली और रास्ता. चलो, वो पुरानी मूवीज में ना गाना बना था, बोल तेरी तकदीर में क्या है, जीवन के 2 पहलू हैं, एक हरियाली और रास्ता. तो रोड ट्रांसपोर्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम दैट. डिसएडवांटेजेस, द वेरी फर्स्ट, लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी. सर अभी तो बोल रहे थे आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़े को भी तो लिमिट है ना. यू कैन नॉट कैरी, सपोज यू वांट टू कैरी लेट्स से 5000 टन्स ऑफ सीमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब एसीसी का फैक्ट्री इज लोकेटेड समवेयर इन, इधर है सिंगूर के पास में कहीं तो प्लेस आती है वेस्ट बंगाल में. देयर इज दिस फैक्ट्री लोकेटेड एसीसी. अब वहां से आपको वो सीमेंट ट्रांसपोर्ट करना है, मान लो मुंबई में, ट्रक से कितना करोगे? उसके लिए तो कम से कम 2-4 ट्रेन लगेगी. तो फॉर दैट पर्पस यू हैव द ट्रांसपोर्ट अवेलेबल एज ट्रेन इंस्टेड ऑफ रोड. हेवी आइटम्स रिक्वायर हेवी कॉस्ट. वो कई बार देखो वो रास्ते पे जाते हैं, ऐसे एक ट्रक के अंदर 50-50 चक्के लगे होते हैं. क्यों? स्पेशली जब ये लोग विंड टर्बाइन कैरी कर रहे होते हैं, वो विंडमिल वाले, पवन चक्की का सिर्फ टर्बाइन जो कैरी होता है ना, वो 50-50 व्हील्स वाली गाड़ी होती है, उस पर एक टर्बाइन लेके जाते हैं. पंखा लेके जाने के लिए तो उनको मतलब 2-3 ट्रक लगते हैं, 3 पंखे ले जाने के लिए. दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. So heavy items will of course require heavy cost. Affected by the adverse weather conditions. सामने बाढ़ आ गई, रुक गए. सामने तूफान आ गया, रुक गए. ये हिलते ही नहीं है फिर, जाने दो भाई, सब हो जाने दो सेटल, उसके बाद निकलेंगे. So that is why it is affected. Water transport also gets affected. Ships भी affect होती है, पर ships have the capacity to absorb up to a particular point. उसके बाद they have the problems. Then possibility of accidents बहुत ज्यादा देखते हैं हम लोग, and it surely causes huge amount of pollution. Then rail transport, transportation through rail lines, dependable mode of transport for long distance and long distance transport. जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, कहां से ट्रांसफर करना है आपको? वेस्ट बंगाल. और कहां लाना है? मुंबई. मतलब डायरेक्ट वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट, एकदम तुमने दिशा ही बदल दी. तो फॉर दैट पर्पज यू विल बी रिक्वायरिंग दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. Comes under the Ministry of Railways, includes luxury trains like Deccan Odyssey, Place on Wheels, Ramayana Express nowadays, Tejas Express also is included in that. Advantages, convenient for long distance, और सच में convenient होते हैं. The train travel is the most convenient travel, सिर्फ जिसके पास समय होना चाहिए. क्यों पता है? ट्रेन ट्रैवल सबसे अच्छा क्यों है पता है? यहाँ ना सामान ले जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है. मतलब नॉर्मली, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ. मतलब प्लेन में जब जाओ ना, तुम पहला वो चेक करते हैं तुम्हारी बैग का वजन कितना है. मतलब कमाल है यार. मैं तो मतलब घर पे वजन काटा सिर्फ इसलिए रखा हुआ है मैंने कि जब भी ट्रैवल करना है पहले मैं बैग भरता हूँ ना, उसके बाद में पहले वजन करता हूँ, या इसमें से 2 किलो कम करो, दैट काइंड ऑफ थिंग. नहीं तो 2 किलो का 750 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये लगता है. 750 रुपये किलो के हिसाब से पैसे लेते हैं लोग, राइट. है सुटेबल फॉर हेवी एंड बल्कि आइटम्स. जो अभी सीमेंट का मैंने एग्जांपल बताया आपको, बहुत सारा आइटम आपको एक साथ ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए यू विल बी यूजिंग दिस.
इनफैक्ट डिफेंस यूजेस मैक्सिमम ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू द रोड ट्रांसपोर्ट. डिफेंस का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सारा का सारा रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है. देन लेस अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशंस. तो बारिश चल रही है, तूफान आ रहा है, ट्रेन तो अपनी पटरी पे चल रही है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज जनरली लेस अफेक्टेड. वो फॉग बिग का तो टेंशन ही नहीं रहता इनको, क्योंकि अपने को जाना की स्पीड में है 100 किलोमीटर की स्पीड. वो फॉग वॉक का अपने को क्या ही फर्क पड़ना, अपने को विजिबिलिटी कितनी चाहिए 200 मीटर, बस हो गया. प्लेन उड़ता ही नहीं है. जब परसों की बात है, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले जो यात्री थे दिल्ली से पुणे आ रहे थे, 3 घंटे तो प्लेन के अंदर बिठा के रखा और 3 घंटे के बाद इनको उतारा, चलो जाओ एयरपोर्ट पे रुको. और वो एयरपोर्ट पे रुकने के बाद में वापस से इनकी सिक्योरिटी चेक इन करवाए और फिर इनको वापस से बिठाया है. 7.5 घंटे के बाद ये पुणे पहुंचे. जब 7.5 घंटे के बाद उड़े हैं, उसके बाद 2.5 घंटे और, मतलब अराइवल टाइम एक्सपेक्टेड से 10 घंटे बाद पहुंचे. क्यों? फॉग था. क्या चल रहा था? फॉग चल रहा था. So ensure safety and security, whereas in case of rail transport it is relatively costlier. Relative to road it is costlier. Not available in the remote places. Of course जहां ट्रेन कनेक्टिविटी होगी वहीं पे रेल ट्रांसपोर्ट में मिलेगा. अब आप कोई ऐसी जगह पे लोकेटेड हो, जैसे वो हिमाचल वगैरह में चले जाओ, हर जगह पे ट्रेन अवेलेबल ही नहीं है. वहां तो वो लोग कौन सा वो प्लेस है, कालका, अंबाला, कालका, कालका से शिमला रेल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. और कौन सा वाला पता है? टॉय ट्रेन है. टॉय ट्रेन क्या होती है? टॉय ट्रेन नहीं, बच्चों वाली नहीं, उसमें बैठते बड़े ही हैं. इट इज कॉल्ड एज टॉय ट्रेन बिकॉज उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर. मैक्सिमम स्पीड. मतलब मैं जब वहां गया था शिमला, तो वो ट्रेन, मतलब मजे ही कर रहे थे हम लोग. ट्रेन चल जाए उसके बाद में हम लोग चढ़े, स्पीड ही उतनी होती थी. तो कितनी जगहों पे तो ट्रेन ऐसे बीच में रुक जाए. क्यों? तो अभी हाइक बहुत है, तो अभी थोड़ा सा उसको वापस से पावर लाने के लिए इट विल बी रिक्वायर्ड टू हॉल्ट, क्योंकि स्टीम बहुत हो गया है. अब वो हॉल्ट करेगा और उसके बाद में चलेगी. तब तक हम लोग पैदल पैदल आगे निकल रहे थे. तो आज जब तक हम निकलते, लिटरली इट हैपेंड लाइक दैट. वो कौन सी परिणीता नाम की एक पिक्चर आई थी, परिणीता नाम की एक पिक्चर आई थी, वो पिक्चर में दिखाया था ये हवा, ऐसा कुछ तो गाना था उसमें वो ट्रेन दिखाई थी. खैर, रिलेटिव नॉट अवेलेबल इन द रिमोट प्लेसेस, इनकर्स हेवी लॉसेस इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स. अभी रिसेंटली हमने देखे हेवी, मतलब सीरियस हेवी लॉसेस होते हैं. एक तो वहां ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, दूसरा उन पर्टिकुलर ट्रेन में जिस तरह का माल होता है उस वजह से लॉसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं. नो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी. क्यों? वो जब टाइम टेबल में बैठेगा तभी ट्रांसपोर्ट होएगा, उसके बगैर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है. दैट्स व्हाई टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी लेस. देन नो टू डोर टू डोर. अब घर तक की ट्रेन थोड़ी आएगी, राइट? देयरफॉर डोर टू डोर सर्विस इज नॉट अवेलेबल. एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा, सीरियसली सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. सबसे पहला डिसएडवांटेज आएगा उसमें. कैरेज थ्रू एयरवेज, फास्टेस्ट मोस्ट. हाँ, फास्ट तो है, ये बात तो पक्की है. मतलब लिटरली nowadays they have started bringing the air ambulances only because of the fastest mode of travel. There was this person who was requiring the heart transplant and his heart was expected to be transported from Chennai to Pune and it got transported within a period of 3 hours. 3 hours चेन्नई से पुणे में हार्ट अवेलेबल था और ट्रांसप्लांट हुआ. वो बंदा अभी तक जिंदा है. कहने का तात्पर्य क्या? फास्टेस्ट है, नो डाउट अबाउट इट. एक्सेसिबिलिटी, वेयर हिली एंड माउंटेन एरियाज आर देयर, सुटेबल फॉर. हाँ, हिली और माउंटेन एरिया में इट इज नॉट प्लेन्स, इट इज हेलीकॉप्टर्स टू विच यू कैन गेट द ट्रांसपोर्टेशन. सुटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसीज. क्लासिफाइड इन टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट. विद इन द कंट्री अगर फ्लाई कर रहे हैं, विद इन द कंट्री के हवा में अगर है तो वो इट इज डोमेस्टिक, और अगर एक बार वो हमारे देश की बाउंड्री छोड़ी एयर वाली तो इंटरनेशनल हो जाएगा. फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाइटल ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस. अभी जो मैंने आपको हार्ट ट्रांसप्लांट वाला एग्जांपल बताया, इमरजेंसी सिचुएशन. नो सेपरेट कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड. बराबर है ना? रेल के लिए पटरियां बनानी पड़ेगी, रोड के लिए आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, एयर के लिए सिर्फ टर्मिनल ही बनाना है ना. टर्मिनल तो सबके लिए लग रहा है. रेलवे के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, रोड के लिए बस अड्डे चाहिए,
या फिर वो ट्रक के पार्किंग चाहिए, पर एयरपोर्ट के लिए भी एयर टर्मिनल चाहिए, बस उतना टर्मिनल बना दिया, तो हवा में थोड़ी ना रास्ते बनाने हमने, वो तो जिधर मिला उधर ऐसे 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 करके चले निकले, ट्रैफिक का सवाल ही नहीं उठता, राइट। लेस पोल्यूटेंट कंपैरेटिवली, पोल्यूशन खतरनाक करते हैं लोग। तो एक टाइम पे एक फ्लाइट कम से कम एक ट्रक पेट्रोल उड़ाती है, एक ट्रक लगभग लगभग 2000, नहीं एक ट्रक नहीं होता है, 2 से 3000 गैलन्स ऑफ वाटर, सॉरी पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF is what they evaporate. Useful where other modes are not available. Then relatively expensive, of course relatively क्या highest. Affected due to weather conditions, fog वाला जो अभी एग्जांपल बताया आपको मैंने, no not suitable for the short distances, बिल्कुल नहीं परवड़ता है। तो मैंने चेक किया अभी अमृतसर दिल्ली 4000 रुपए बाय फ्लाइट, और हाँ पुणे टू मुंबई भी 4000, मेरे को फ्लाइट ही 8000 रुपए की मिली थी। अमृतसर दिल्ली, दिल्ली पुणे थी मेरी फ्लाइट, एंड इट वाज कॉस्टिंग मी टोटल 8000, बट अमृतसर दिल्ली मैंने एक्सक्लूसिव देखी, चलो अलग अलग देखते। अमृतसर दिल्ली वाज 4000 रुपीज, अकेला अमृतसर दिल्ली। और एक टाइम पे मैंने पुणे दिल्ली 2700 रुपए में ली थी टिकट, 2700, एक टाइम मतलब एक साल पहले की बात कर रहा हूं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इट इज अ कॉस्टली अफेयर। ऑफ कोर्स प्लेन तो उतना ही उड़ेगा ना। वो अमृतसर दिल्ली क्यों महंगा पड़ता है, या फिर ये जो शॉर्ट डिस्टेंसेस वाले होते हैं ये क्यों महंगे पड़ते हैं, क्योंकि इनमें उनका ऑक्यूपेंसी कम हो जाता है, सीट्स खाली रहती है, and based on that the rates increase. Requires huge investments, heavy, without any question, subject to the rules and regulation. DGCA, that is Director General of Civil Aviation, focuses on the both aviation industry, has the rules and regulation being set for all the aviation lines. Water transport, ship ke through transport, movement through waterways, that is either it is within the inland waters or beyond the inland waters, that is in the sea or in the rivers. Available for transport within and outside the country. Within country it is called as inland water transport and comes under the Ministry of Shipping. Advantages, relatively very economical. सबसे सस्ता mode of transport is the water transport. क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है, इनके लिए टर्मिनल बहुत बड़े बड़े नहीं लगते, जहां पानी वहां ये पहुंच सकते हैं, और इनका फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि फ्लो के साथ चलते हैं, and that's why fuel consumption is lesser. Safe mode of transport comparatively. Health and international trade, इसके बगैर ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट ना होता तो द ट्रेड वुड हैव बिकम द ह्यूज कॉस्ट इंटरनेशनली। नो कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट द वाटरवेज, जैसे एयर में आपको एयरवेज कंस्ट्रक्ट नहीं करने होते, वाटरवेज भी आपको कंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू द एयरलाइंस। नो डोर टू डोर, सवाल ही नहीं उठता। अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन, तूफान आ गया, बहुत ज्यादा हेवी तूफान आ गया, रुक गए भाई, बाद में देखेंगे। स्लो मूविंग, मतलब मेरे लिए, मैं जब अंडमान गया था वहां पे सिचुएशन बनी थी, हमारी सुबह जेट्टी निकलने वाली थी, सॉरी जेट्टी से हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, नाम अलग देते हैं वो लोग, बोट ही समझ लो उसको, नाम हाँ क्रूज, क्रूज नाम बोलते हैं उसको, हाँ क्रूज, क्रूज बोलते हैं उसको। तो ये जो क्रूज होती है ना, वो क्रूज निकलने वाली थी हमारी लगभग लगभग 11 बजे, और न्यूज आई कि वो सुबह जो आने वाली क्रूज थी वो लेट हो गई क्योंकि पानी का दबाव बराबर नहीं था, एंड इसलिए वो निकली लेट। अब मेरे लिए टेंशन ये है कि 2:30 बजे मेरी फ्लाइट है पोर्ट ब्लेयर से, और मेरे को अभी निकल के पहुंचना है। तो दैट वाज अ क्लियर कट प्रेशर। मैंने वो होटल वाले से पूछा, भाई तुम्हारा कोई प्राइवेट अरेंजमेंट है ना? सर बिल्कुल है। कितना कॉस्ट? बोलता है 1 लाख रुपए। दिमाग खराब चबाड़ मैं 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा रह जाऊँ 1 लाख रुपए क्यों खर्चा करूंगा? सीधी बात है। तो मतलब इतना पैसा तो तेरे को मैंने नहीं दिया रहने के लिए, तो ये सिर्फ मेरे को यहाँ से वहां तक पहुंचाने के, मतलब आधे घंटे नहीं, आधा नहीं, करीब करीब 1.25 घंटे की वो क्रूज थी, तो 1.25 घंटे के लिए तो इतना पैसा लेगा। जैसे प्राइवेट है ना, ठीक है नहीं जाने रख तेरे पास। सो स्लो मूविंग, ऑफ कोर्स ये सच में बहुत स्लो मूव करते हैं, इसीलिए वो 1.25 घंटा लग गया था कितना डिस्टेंस? हार्डली इट वाज व्हाट 12 और 13 नॉटिकल माइल्स। जो पानी का जो डिस्टेंस होता है उसे नॉटिकल माइल्स में गिना जाता है। तो इट वाज हार्डली 13 नॉटिकल माइल्स, अप्रॉक्सीमेटली 26 किलोमीटर्स, और उसके लिए उन्होंने 1.25 घंटा लगा दिया था। क्यों? तो वो स्लो ही, सच में स्लो मूव होता है, पानी के दबाव के साथ चलता है। सब्जेक्ट टू द पेरिल्स ऑफ सी, ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग द इंटरनेशनल ट्रेड, पेरिल्स ऑफ सी आर ऑलरेडी देयर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे पेरिल्स ऑफ सी क्या क्या हो सकते हैं, राइट। देन मोनोरेल एंड मेट्रो, ये आजकल की नई इजाद, वो मोनोरेल चल रही है, मेट्रो चल रही है, दैट इज बेसिकली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। देन पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
हमारे घरों में आजकल जो गैस आ रही है वो कैसे आ रही है? पाइप गैस, दैट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन ओनली। ये रिलायंस वाले हैं ना, इनको एक गैस मिला था उधर काकीनाडा में, और वहां से ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किधर? जामनगर। थ्रू व्हाट? पाइपवेज। ये कंटेनर भर के नहीं लेके जाते, वहां से क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन डाली है पूरी, और वहां से पूरा का पूरा वो ऑयल गैस जो भी निकलता है वो सारा सारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू जामनगर फॉर रिफाइनिंग पर्पस। तो दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। रोप वे ये सींगड़ पे भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो इट इज बेसिकली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन द हिली एरिया, ताकि आप रोप से कनेक्ट होके डायरेक्टली पहुंच जाओ। बस कम्युनिकेशन की मेरी हिम्मत नहीं है, ये आप पढ़ लेना सीरियसली, मतलब वो नॉनसेंसिकल चीजें हैं। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, बट उसके पहले कल हम लोग करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस। आई विल बी डूइंग द कंप्लीट राइटिंग प्रैक्टिस इन टुमारो सेशन फॉर द बिजनेस सर्विसेज, एंड आफ्टर दैट विल डायरेक्टली बी स्टार्टिंग विथ द मार्केटिंग एज अ चैप्टर, राइट। मैं टारगेट कर रहा हूं लिटरली 12 तारीख तक खत्म करने का, इफ एट ऑल आई एम एबल टू, आई ट्राई टू फिनिश इट बाय 12th इटसेल्फ, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स है मार्केटिंग के बाद उसका डिस्कशन हाफ एन आवर 45 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। मैक्सिमम विल बी द राइटिंग टाइम, राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे, विल मीटिंग अगेन टुमारो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अच्छा, कल से जूम लिंक रहेगी, वो जूम लिंक आपको भेज दी जाएगी।